नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सियासत का भी अजब फसाना है, आधी हकीकत तो आधा हंगामा है। जी हां, इन दिनों यही हाल है। इलेक्शन के दौरे में सूबे में हो रहा है, बात कही कुछ और जाती है, समझा कुछ और जाता है, फिर सबसे महत्वपूर्ण जनता के सामने परोसा कुछ और जाता है। दरअसल सीएम मोहन यादव बुधवार को बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का नामांकन भरवाने छिंदवाड़ा पहुंचे थे। एक जनसभा में उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि छिंदवाड़ा इसका या उसका गढ़ है, तो ये किसी का गढ़ नहीं, गड़बड़ है। इस बयान पर कमलनाथ ने मोहन यादव को घेरा था। उन्होंने कहा था कि मोहन यादव ने छिंदवाड़ा की जनता का अपमान किया है, सीएम माफी मांगे। इस पर पलटवार करते हुए सीएम मोहन यादव ने भी जवाब दिया कि उन्होंने कहा है छिंदवाड़ा के लोग जानते हैं कि माफी किसे मांगनी चाहिए। दरअसल कमलनाथ के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा है कि माननीय कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा में हुई परिवारवाद की गड़बड़ जग जाहिर है। यहां कभी आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को अवसर नहीं मिला। 40 वर्षों में छिंदवाड़ा की माताओं बहनों की लीडरशिप को आगे आने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा 1996 में एक बार अवसर आया तो श्रीमती नाथ को ही टिकट मिला। आपके विधायक के चुने जाने के बाद सांसद के रिक्त स्थान पर अपने पुत्र श्री कमलनाथ जी को अवसर दिया। छिंदवाड़ा के नौजवानों, किसानों और मजदूरों के हितों पर फिर कुठाराघात हुआ। डॉक्टर यादव के छिंदवाड़ा में गड़बड़ वाले बयान को लेकर कमलनाथ ने मोहन यादव को घेरा था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में सब गड़बड़ है। ये छिंदवाड़ा वासियों का अपमान है, छिंदवाड़ा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री, आप छिंदवाड़ा के आदिवासी समाज को, छिंदवाड़ा के मेहनतकश नौजवान को, छिंदवाड़ा की सम्मानित माताओं और बहनों को, छिंदवाड़ा के मजदूर और किसानों को गड़बड़ कह रहे हैं। छिंदवाड़ा के इस घोर अपमान के लिए मुख्यमंत्री को तत्काल क्षेत्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस कृत्य के लिए छिंदवाड़ा की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये सब गड़बड़ है, कोई गड़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचे ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही निपट गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गए, जीत गए, तो खाली 37,000। किसको कहते हैं 37,000? बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है, अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारे अपनी इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी। कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई। इतना दुर्भाग्य है आप। अगर हनुमान जी के क्षेत्र में भी विकास करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर अभी तक हम आंकड़ों को देखें तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि यहां से लगातार कांग्रेस के ही जो उम्मीदवार है जीतते आ रहे हैं। कमलनाथ का ही गढ़ रहा है और नकुलनाथ 2019 में जीते थे और अब फिर से 2024 में उनकी उम्मीदवारी है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि 2014 में जो आंकड़ा था जीत का, वो तकरीबन 1,10,000 था जब कमलनाथ वहां से उम्मीदवार थे, और जब 2019 में नकुलनाथ यहां से उतरे तो आंकड़ा ये 37,000 हो गया। अब 2024 में अब देखना होगा कि यह आंकड़ा बढ़ता है या कम होता है, जो जीत का डिफरेंस कम होता है या बढ़ता है, और ये सीट किसके पाले में जाती है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार इस जीत को अपने कब्जे में लाने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि 29 का 29 टारगेट यहां पर बीजेपी लेकर चल रही है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राजन सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, जिस तरह से अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, एक ऐसी सीट है जिस पर लगातार यहां पर
एक युद्ध स्तर की अगर मैं बोलूं जो राजनीतिक युद्ध होता है वो यहां पर बना हुआ है, क्योंकि बाकी जो सीटें या 28 सीटें उसमें से एक सीट ये अलग दिखाई देती है क्योंकि ये अभी कांग्रेस के हिस्से में है और बीजेपी का टारगेट है 29 की 29 सीटें जीतना। लेकिन कांग्रेस की भी जिद है कि ये सीट तो हम बीजेपी को नहीं जाने देंगे और बाकी कुछ और सीटों पर यहां पर कांग्रेस कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब गड़बड़ पर अब सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल भागीरथ जी, आपने सही कहा। जिस तरह से अभी आपने मुख्यमंत्री का बयान भी पूरा सुनाया, जिस तरह से वो कह रहे हैं गड़बड़ है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि लगातार बीजेपी इस बात पे फोकस करती रही है कि भले ही ये कांग्रेस की सीट रही है, भले ही छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो विकास है उसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है। 2003 की भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जब कांग्रेस का यहाँ पे राज था। 10 साल तक यहाँ पे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थी और पहली बार जो है उमा भारती एज ए सीएम प्रोजेक्ट हुई थी, तो उन्होंने भी अपनी पूरी जो चुनाव उनका जो था उन्होंने छिंदवाड़ा से ही शुरू किया था और उन्होंने भी उस समय ये सवाल विकास पे उठाया था। तो इतने साल के बाद भी 2003 और आज 2024 में भी देखिए फिर से फोकस हो रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भले ही कमलनाथ लगातार बात करते हैं, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार जो अटैक करती है, प्रहार करती है, वो छिंदवाड़ा के विकास पे करती है और कहती है, उनका ये मानना है बीजेपी का कि आदिवासियों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, बेवकूफ बनाया गया है। यही था जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे कि सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन उस पे जो है तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अटैक किया और उन्होंने कहा कि आप आदिवासी का अपमान कर रहे हैं। तो देखिए ये जंग तो चलती रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएंगे। 4 जून को छिंदवाड़ा को बीजेपी चाह रही किसी भी तरह जो है वो उसको हथिया ले, और क्या वो हथिया पाएगी नहीं पाएगी, किस तरह का रणनीति। चलिए मेरे साथ जितेंद्र जी मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं क्या लगता है छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी जो है बिल्कुल एग्रेसिव है, कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन क्या लग रहा है अभी जो पिछले दिनों का जो पूरा जो घटनाक्रम था, जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे थे, फिर नहीं जा रहे, और जो उनके जितने करीबी हैं छिंदवाड़ा के वो एक एक करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो आप क्या लग रहा है, क्या मैसेज जा रहा है? मुक्ता जी, आज की बात नहीं है। मोहन यादव जी का बयान भी मैंने सुना है। मोहन यादव जी के पास अनुभव की कमी है। बात उमा जी की भी आई, बात शिवराज सिंह जी की भी आई। लगातार प्रयास करते रहे ये लोग कि छिंदवाड़ा के गढ़ को भेदा जाए। खाली शिवराज सिंह जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक इसका प्रयास करते रहे। लेकिन छिंदवाड़ा एक अलग मॉडल है विकास का। निश्चित तौर पर वहाँ आदिवासी, वहाँ का किसान, वहाँ का मजदूर, सारे के सारे लोगों को रोजगार के नाम पर कमलनाथ जी ने जितना रोजगार उपलब्ध कराया है, विकास के नाम पे चाहे अस्पताल की बात की जाए, रोड की बात की जाए, स्कूल की बात की जाए, सारे के सारे विकास कार्य वहाँ सूची बन के होते थे। मैंने तो ये देखा है कि अस्पतालों का जीर्णोद्धार होना है तो 151 अस्पतालों का जीर्णोद्धार हुआ। स्कूल की बिल्डिंगों की मरम्मत है तो 250 बिल्डिंगों की एक साथ मरम्मत हुई। ये विकास है छिंदवाड़ा का, और इसी के दम पर कमलनाथ जी लगातार वहाँ जीतते रहे। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति विकास करता है तो कॉन्फिडेंस से रहता है, और कमलनाथ जी 1977-80 के बाद, 77 में गार्गी शंकर मिश्रा के बाद जो कमलनाथ जी आए, 80 से कमलनाथ जी ने विकास छिंदवाड़ा का दूसरा नाम रखा है। और भारतीय जनता पार्टी को ये परेशानी है कि वहाँ पर सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं चल पा रहा। वहाँ पर विकास के नाम पर कहने को भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अफवाह फैलाई कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उसका उन्होंने खंडन किया, और आज देखिए आप चुनौती भारतीय जनता पार्टी की सामने वो खड़े हो गए हैं। अब रहा सवाल, जो लोग जा रहे हैं निश्चित तौर पर उनको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यापारिक लोग हैं, कहीं ना कहीं वो उद्योगपति लोग हैं, और निश्चित तौर पर ईडी सीबीआई का नाम लेकर के उनको डराया जा रहा है, जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में वोट जनता डालती है, और छिंदवाड़ा की जनता सीधी कमलनाथ जी से जुड़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के मंशा तो 543 के जीतने की है, लेकिन अब की बार उन्हें मुझे लगता है 303 रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है। और आपने देखा था कि बंगाल में भी ये कहा गया कि 200 पार,
जब आपके जैसे पत्रकार ने पूछा उनसे कि आपने तो राजेंद्र जी, बंगाल में आऊंगा, आप ही के 200 पार पास की आ रहा हूं। बात की थी, तो उन्होंने कहा ये हम अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए करते हैं। दिल्ली में 40 पार बात की गई थी, दिल्ली के हाल भी देखे आपने, बंगाल के हाल भी देखे, और अब मध्य प्रदेश सहित इस देश के हाल भी देखेंगे। जी भागीरथ जी। ठीक है राजेंद्र जी, आपने सुना होगा जितेंद्र जी ने कई तमाम आरोप भी लगाए हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जब भी कुछ व्यक्तिगत हमला होता है तो वो उसको एक स्ट्रेटेजी के तौर पर अपना लेते हैं, चुनावी सभा में उसका इस्तेमाल भी होता है और एक अभियान भी छिड़ जाता है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने मोदी के परिवार की बात की, आपने मोदी का परिवार के नाम से एक अभियान भी शुरू कर दिया। अब मोहन यादव ने अब गड़बड़ की बात की है, तो यहां पर कमलनाथ ने इसको छिंदवाड़ा की अस्मिता से जोड़ दिया है और माफी मांगने की भी बात कही है। कहीं आप इस रणनीति को कैसे देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है शायद ये रणनीति कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? अगर जनता ने इसको अस्मिता से जोड़ लिया तो जो आपका जो टारगेट है 29 में से 29 कहीं वो अधूरा ना रह जाए। का इतिहास में अगर जाएंगे तो कमलनाथ जी आयातित नेता है। 1977 में जब पूरे मध्य भारत में कांग्रेस विरोधी लहर के बावजूद गार्गी शंकर मिश्र जीत के आए, तब इनके मित्र संजय गांधी ने ये मानकर कि ये सुरक्षित सीट है, इन्हें 1980 में उतारा, जबकि ये नक्शे पे भी नहीं जानते थे। अब ये बताते हैं कि इनके विकास मॉडल के कारण जीत होती आई, ऐसा नहीं है। धन बल के आधार पर, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र था जहां लोगों को अभी तक कोई चीजें मुहैया नहीं करा पाए, तो ये चीजें चलती रही। अब 2014 में जब मोदी जी के विकास का मॉडल जो चल रहा है, उसके बाद आपने देखा कि 2019 के चुनाव में लीड महज 37,000 के आसपास रह गई, और इस चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो लोक हितकारी नीतियां हैं उसके चलते ये हो जाएगा कि ये सीट कांग्रेस के हाथ से जाना तय है। दूसरी चीज, इन्होंने क्या विकास किया? परिवारवाद। पहले खुद, फिर जब एक अवसर आया तो अलकानाथ जी, उसके बाद नकुलनाथ जी। आप कमलनाथ जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पॉलिटिकल, उन्होंने उस क्षेत्र में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करा, उनकी खुद की पार्टी के भी किसी नेता को वर्ण नहीं दिया, चाहे प्रेम नारायण जी रहे हो, दीपक सक्सेना रहे हो, क्योंकि ये असुरक्षा की भावना से ग्रसित है। आयातित नेता हमेशा जो है असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहता है। उसको लगता है कि यहाँ कोई दूसरा नेता या दूसरा नेतृत्व अगर उभर आएगा तो हमको लोग पूछना बंद कर देंगे। धनबल वर्सेस जनबल का ये चुनाव है। जनता पूरे तरीके से बंटी साहू जी के पक्ष में है, और निश्चित तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका रहेगी। जैसे अमेठी का गढ़ पिछले चुनाव में ढहा है, कमलनाथ जी का ये गढ़ इस चुनाव में खत्म हो जाएगा। ठीक है जितेंद्र जी, आप गढ़ की बात करते तो अमेठी का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं, अमेठी भी एक मजबूत आपको वहां पर क्षेत्र रहा है, लेकिन वहां से स्मृति ईरानी पिछले बार जीती हैं। अब छिंदवाड़ा की अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा में एक तो राजेंद्र जी कह रहे हैं कि कमलनाथ आयातित नेता है, और दूसरा अगर आप आंकड़ों को उठा ले 2014 में 1,10,000 का फासला था, 2019 में 37,000 का फासला हो गया। मोहन यादव जी ने खुद कहा है, मोहन यादव ने खुद कहा है जो मुख्यमंत्री हैं कि 37,000 का जो डिफरेंस है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, और इस बार जो कमलनाथ के खासी हैं वही बीजेपी में शामिल हो गए, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस बार गढ़ को बचाना? नहीं, देखिए मैंने पहले भी स्पष्ट किया, जो लोग जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो कहीं ना कहीं उद्योगपति हैं, कहीं ना कहीं बड़े व्यापारी हैं, उन्हें डर है कि कहीं इनकम टैक्स को लेके हमें फंसा ना दिया जाए, इसलिए जा रहे हैं। अब आप देखिए, आपने कहा कि आयातित है, आयातित नहीं होता है लोकतंत्र में। जो सेवा करने का मन बना लेता है, जो जमीन जायदाद मकान घर ले लेता है, वो आयातित प्रत्याशी नहीं होता। आयातित प्रत्याशी देखना है तो आप ये देखिए, लखनऊ से विदिशा आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो आयातित कहलाते हैं। सुषमा स्वराज विदिशा से लड़ने आती है, वो आयातित होती है। उनका एक इंच भी जमीन यहाँ नहीं है, एक घर नहीं बनाया उन्होंने, सिर्फ शोषण किया विदिशा का और जीतने के बाद छोड़ दिया। सुषमा जी ने भी आपने देखा कि कहीं से जीतने की संभावना नहीं थी, इसलिए उन्हें विदिशा लाया गया। मेरा ये कहना है कि कमलनाथ के छिंदवाड़ा को लेकर के मोहन यादव तो अभी नए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तक अपना संपूर्ण जोर लगा चुके थे, लेकिन छिंदवाड़ा में विकास चलता है, छिंदवाड़ा में सांप्रदायिकता नहीं चलती। लेकिन 2014 से लग रहा है थोड़ा ये जोर काम कर रहा है, इसलिए 1,10,000 का डिफरेंस था जीत का 2014 में, 2019 में सिर्फ 37,000 हो गया। किस तरीके से आपने मीडिया चैनल को खरीदा?
मैंने आपको वही बताया कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन पैसों की कमी तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 2014 में क्या कर लिया उन्होंने, 2019 में क्या कर लिया और 2024 में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा में व्यक्तियों का विकास हुआ है, एक एक व्यक्ति के घर में रोजगार पहुंचा है, एक एक व्यक्ति को विकास की महक पहुंची है। इसलिए छिंदवाड़ा में मैंने पहले भी बताया 1977 से लगातार प्रयास किया गया। ये तो कुछ भी नहीं है, 1977 की आंधी तो भगीरथ जी आप याद कीजिए, उसके बाद छिंदवाड़ा को कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाए ये लोग। तो मुझे लगता है अभी भी ये सारी चीजें माहौल बनाने के लिए, आप ये देखिए जिस दिन बंटी साहू का फॉर्म बनना था उस दिन अमित शाह की अफवाह फैलाई गई कि अमित शाह फॉर्म भरवाने आएंगे ताकि भीड़ आ जाए। ये तो आपने भी चैनल पे चलाया, अनेकों चैनलों ने चलाया कि 27 तारीख को अमित शाह छिंदवाड़ा होंगे। ये सिर्फ हवा बनाने के लिए किया जा रहा है भगीरथ जी। ठीक है, राजेंद्र जी। परिवारवाद को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से परिवारवाद का आरोप लग रहा है, छिंदवाड़ा में तो परिवारवाद ही तो देख रहे हैं ना, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खाली छिंदवाड़ा परिवारवाद में क्यों दिखता है? पंकज सिंह क्यों नहीं दिखते? राजनाथ सिंह के बेटे बांसुरी स्वराज क्यों नहीं दिखती है? भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर नहीं दिखाई देते हैं इनको। इसलिए मेरा ये कहना है कि परिवारवाद के बजाय लोकतंत्र की मजबूती पे बात करें। जो लोकतंत्र के माध्यम से आता है वो परिवारवाद की निशानी नहीं। परिवारवाद की निशानी देखना है तो दिल्ली चले जाइए, वहां बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करते करते चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये होता है परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवारवाद दिखाई नहीं देता, दूसरे दलों के परिवारवाद दिखाई देते हैं। राजन जी, आप जी, परिवारवाद भागीरथ की जी। बात करते हैं। जितेंद्र जी ने कहा कि भाई आपकी पार्टी में भी तो कितना परिवारवाद है, लेकिन आप हमारे पार्टी के परिवारवाद की बात करते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं वहां पर, और सिर्फ अभी आप लोग अभी कोशिश नहीं कर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से कोशिश की जा रही है इस गढ़ को साधने की, लेकिन आप लोग इसमें असफल रहे हर बार। देखिए, जितेंद्र जी को एक बात समझनी होगी, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता। अगर ये जो कह रहे हैं तो जिन लोगों ने काम किया है पार्टी में, पार्टी वर्कर के तौर पर काम करते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अलकानाथ को जब चुनाव लड़ाया वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य तक नहीं थी। अगर ये जितेंद्र भाई जानते हो, अलकानाथ जी राजनीति में कहीं कोई उनका सार्वजनिक जीवन में योगदान नहीं था। स्वराज सिंह जी जो बात कर रहे हैं, अगर उन्हें लड़ाना होता तो उसमें स्वराज जी के देहांत के बाद लड़ा सकते थे, लेकिन इतने दिन उन्होंने पार्टी के साथ काम किया, उसके बाद उनको अवसर मिला। पंकज जी जो है, पंकज जी भी अपने आप में पार्टी के युवा मोर्चे के समय से काम कर रहे, विद्यार्थी परिषद में काम किया। तो एक काम करते हुए आना, उसको परिवारवाद नहीं कह सकते। परिवारवाद कब कहा जाता है कि अलकानाथ जी को आपने लाके चुनाव लड़ाया, फिर जब आपको ऊपर से लगा आपने कह दिया इस्तीफा दे दो। जनता ने भी उस चीज पर मोहर लगाई कि ये निर्णय गलत था, इसलिए कमलनाथ जी को चुनाव हारना पड़ा था। उसी जनता को लगा कि हमारे वोट का आप अपमान कर रहे हो। जब आपका मन होगा धन बल पे आप अपन लड़ लेंगे, जब आपको लगेगा पत्नी को लड़ा देंगे, फिर आपको लगा कि नहीं अब मुझे वापस दिल्ली जाना है, सांसद बन के आपने पत्नी को इस्तीफा दिलाया, खुद लड़ लिए, जनता ने आपको नकार चुकी है। तो ये कहना कि अगर विकास का मॉडल होता तो उस समय क्यों नकार दिया कमलनाथ जी? अगर इतने बड़े विकास पूछते तो जनता ने इसलिए नकार दिया कि उस समय उनको पता था कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया। आज आदिवासी अंचल में आप जाके देखिए, वहाँ योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। अगर 1980 से ये सांसद थे, उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार भी रही, 10 साल यूपीए गवर्नमेंट में मंत्री रहे, क्या किया इन्होंने? वहाँ सिर्फ धन बल के आधार पर गरीब और आदिवासी लोगों का शोषण किया गया। उन्हें बताया गया कि हम ही यहाँ के नेता हैं, आपको हमें ही चुनना है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जनहित से योजनाएं आदिवासी कल्याण की पहुंची, उसी का परिणाम है कि पिछली बार बमुश्किल 35,000 से नकुलनाथ जीत पाए और इस बार निश्चित तौर पर। दूसरी चीज ये कह रहे थे जितिन भाई की जो लोग जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड व्यवसायिक है। मैं जानना चाहता हूँ, दीपक सक्सेना कल नकुलनाथ जी के प्रस्तावक थे, उनके बेटे गए हैं, तो ये तो खुद ही इनके प्रस्तावक पर उंगली उठा रहे हैं। दूसरी चीज, जो लोग प्रेम नारायण जी या जो भी लोग वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं जो पूर्व विधायक है, मैं तो नहीं समझता कि वो कोई बड़े उद्योगपति होंगे। और परसों में एक वीडियो देख रहा था नकुलनाथ जी का, फॉर्म भराया उस दिन जीते, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे थे कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कई लोगों को उन्होंने अरबपति बना दिया। मैं ये जानना चाह रहा था जितेंद्र भाई से कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने ऐसा क्या कर दिया? ये जीतू पटवारी का ऑफिशियल ट्वीट में वीडियो डाला हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि कई लोगों को अरबपति बना दिया, कईयों के परिवार को रोजगार मतलब पैसा कमाने को दिया। तो 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग अरबपति बन गए? उनके साथ के लोग, हमारे मुख्यमंत्री तो 20-20 साल हो गए, हमारा तो कोई साथी अरबपति नहीं बना। तो ये जो
इनका गड़बड़ झाला है, ये जनता भी समझ रही है। और मुख्यमंत्री चाहिए जी ने अरबपतियों को जो लेकर कहा, मुझे लगता है गलत कि नहीं मुक्ता कहा। जी दोनों तरफ से आरोप लगते रहते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है और अब बीजेपी अभी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। लेकिन अगर हम देखें, कुछ आंकड़े देखें, कुछ आंकड़े यहाँ पर कांग्रेस के साथ जाते हैं। अगर हम जीत का डिफरेंस देख लें तो ये बीजेपी के साथ जाते हैं, क्योंकि 2014 में 1,10,000, 2019 में ये 37,000। लेकिन कई लंबे समय से ये सीट कांग्रेस के पास रही है। थोड़ा मुश्किल तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर जरूर दिखाई दे रही है। एक तरफा मामला तो बिल्कुल नहीं लग रहा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं इस बार, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी जो ब्रांडिंग कर रही है, बहुत सारी, जैसे राम मंदिर का एक बहुत बड़ा इशू है, आस्था का सवाल है, आर्टिकल 370 हटने की बात है, सीएए का सवाल है, प्रधानमंत्री की गारंटी योजना का सवाल है। इस तरह की जो चीजें हैं उससे बीजेपी की ब्रांडिंग हो रही है और बीजेपी लगातार एग्रेसिव मोड में है। और जो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जो बीजेपी जाते जाते रुक गए, उससे एक बहुत डैमेज हुआ है। भले ही कांग्रेस उस बात को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो मानती है कि इससे बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। अब क्या ये डैमेज, देखिए ये डैमेज हुआ है तभी तो उनके करीबी लोग बीजेपी में अब आ रहे हैं। उससे भी क्या मैसेज जा रहा है कि एवरीथिंग इज नॉट राइट, सब कुछ सही नहीं है छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लिए। अब उस डैमेज कंट्रोल को कितना कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं कमलनाथ, ये देखना होगा। और जो मार्जिन जो जिस हिसाब से रिड्यूस हुआ है, वो बीजेपी उसको बहुत ताकत मान रही है कि ये 37,000 का जो मार्जिन है ये बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आपके सामने में एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे अगर खड़े हो रहे हैं और इतना कम मार्जिन है, उसी पे जो है बीजेपी फोकस कर रही है। और बीजेपी को लगता है कि जो तमाम उसकी जो योजनाएं हैं और जिस तरह से ब्रांडिंग हो रही है, उसका लाभ हो सकता है, होगा नहीं होगा ये देखने वाला विषय है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जितिन जी, संक्षेप में थोड़ा बताइएगा। एक तरफ आप लोग छिंदवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी की गारंटी की बात हो रही है, और अभी हमने देखा कमलनाथ को जनसभा में भावुक हो गए थे। इसको लेकर भी बीजेपी ने कहा कि आप हार रहे हैं, इसलिए भावुकता के साथ आप वोट की अपील कर रहे हैं। नहीं, देखिए भगीरथ जी, सबसे पहली चीज तो हम जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने घर घर विकास पहुंचाया है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ से कई स्टार्टअप के बच्चे, नए नए स्टार्टअप सच में करोड़पति बने छिंदवाड़ा, उनको रोजगार के अवसर हमने उपलब्ध कराए हैं। परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, तो मेरा ये कहना है कि कंगना रनौत कौन सा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, हेमा मालिनी कौन सी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, मनोज तिवारी कौन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। निश्चित तौर पर आप ऐसे चेहरों को टिकट देते हैं जो चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए आपको विकास पर केंद्रित नहीं रहता है, आपको कैसे भी करके जिताऊ चेहरे चाहिए। आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते थे, आज आप मिस कॉल के माध्यम से आपने कहा था कि हमने पार्टी खड़ी कर ली है, आज आपके पास वर्कर नहीं है, कांग्रेस का वर्कर ला करके। ठीक है, समय हमारे घर में। राजन जी, संक्षेप में थोड़ा कुछ सेकंड में बताइएगा, कौन से मुद्दे होंगे जिसके चलते आपको लग रहा है कि सीट भी आपकी हिस्से में आने वाली है? कुछ सेकंड में प्लीज। एक देश एक टैक्स की बात हो, आपने देखा, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूँ, नोटबंदी जो आप भी जानते हैं कि गत लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जो एवरेज वोटिंग हुई थी, उससे कम से कम 8 से 10% वोटिंग ज्यादा हुई थी छिंदवाड़ा में। प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, इन्होंने सरकारी तंत्र का उपयोग करके वहां बेजा वोटिंग कराई थी, जिसके बाद कुल 37,000 से जीत पाए थे। ये आंकड़ा मुक्ता जी के भी नॉलेज में होगा, आपके भी नॉलेज में है कि पूरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग वहां हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि सरकार थी कमलनाथ की और कमलनाथ जान रहे थे कि हार रहा है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि इस बार राज्य में आपकी सरकार है, तो जो आप आरोप लगा रहे हैं ये फिर से रिपीट नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आपका कहना है और आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार छिंदवाड़ा आप जीत पाएंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन देखना होगा जब रिजल्ट आएगा तो सबकी नजर इसमें होगी कि छिंदवाड़ा में कौन जीत रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को, राजन जी, जितेंद्र जी, मुक्ता पाठक जी, शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा कि जिस तरह से जब रिजल्ट आएगा तो ये सीट किसके पाले में जाती है। लेकिन अभी यहां पर गढ़ और गड़बड़ को लेकर एक सियासी यहां पर एक जंग छिड़ी हुई है, इससे किसको कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश।